नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल कोचिंग क्लासेस हरदा में। यदि आप चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। जो टीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओम के नियम से कौन सी विद्युतिक राशि संबंधित है? ओम के नियम से कौन सी विद्युतिक राशि संबंधित है? करंट रेजिस्टेंस एंड पावर, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस या वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, मतलब करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस जो होगा ओम के नियम में विद्युतिक राशि होगी। तो इसका तीसरा आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या होती है? प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या होती है? तो ओम पर सेंटीमीटर या ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या ओम मीटर या ओम पर मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम मीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? वोल्टमीटर कनेक्शन के लिए या घर में लाइटिंग सर्किट के लिए या एमीटर में शंट रेजिस्टेंस के लिए या वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, मतलब चौथा आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन, हमारे चित्र दिया गया है कि इस चित्र में यदि बिंदु ए बी को चित्र में दर्शाए गए अनुसार शॉर्ट कर दिया जाए, मतलब जो ए और बी बिंदु है, ये वाला आपका ए पॉइंट है और ये वाला आपका बी पॉइंट है, यदि इनको आपस में कैसा किया जाए? शॉर्ट कर दिया जाए, मतलब इसको शॉर्टिंग कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में परिपथ पर क्या प्रभाव होगा? इस कंडीशन में परिपथ पर क्या प्रभाव होगा भाई? क्या आएगा? यदि ए और बी को शॉर्ट कर दे तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा सर्किट में? तो सर्किट का प्रतिरोध जो है वो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस को ओपन करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान जो होता है अनंत हो जाता है, और रेजिस्टेंस को जब शॉर्ट कर देते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक यदि ओपन सर्किट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक यदि ओपन सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी, अनंत जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम के मान वाले समांतर सर्किट करता है? हमको क्वेश्चन क्या दिया है? यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम के मान वाले समांतर सर्किट में सबसे कम धारा प्रवाहित करता है। मतलब सबसे कम धारा जो है कौन से रेजिस्टेंस में प्रवाहित होगी? सबसे कम धारा जो होगी वो याद रखना, जो रेजिस्टेंस का मान जितना ज्यादा है धारा का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस का मान कौन सा है? 560 जो है ये सबसे अधिक रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो धारा का मान होगा वो उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस जो जितना ज्यादा होगा धारा का मान उतना ही कम उसमें होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 560 ओम। 560 ओम के रेजिस्टेंस में धारा का मान कम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, धारिता की इकाई है। धारिता की इकाई है, कौन सी इकाई है इसमें धारिता की भाई? हाँ, धारिता की इकाई होती है फेरेड। फेरेड जो है धारिता की इकाई होती है। धारिता मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब संधारित्र, संधारित्र की यूनिट क्या होती है? फेरेड जो होती है। हम जब बाजार में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि 2.5 माइक्रोफेरेड का, 3 माइक्रोफेरेड का जो है कंडेंसर दे दो। तो ये जो है फेरेड जो है ये धारिता की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कॉइल की लंबाई या धारा की दिशा या धारा की शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की दिशा। धारा की दिशा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि परमीएंस की इकाई है। परमीएंस की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न या वेबर पर एम्पियर टर्न या एम्पियर टर्न पर वेबर या वेबर स्क्वायर मीटर। तो जो परमीएंस होती है परमीएंस की इकाई जो होती है वो हमारी होती है वेबर पर एम्पियर टर्न जो है इसकी इकाई होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका दूसरा आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का हमारा कि सोलेनाइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? कार का स्क्रू या दाहिने हाथ की हथेली का या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? तो बताइए भाई, इसमें कार जो आपका सोलेनाइड की कॉइल है उसमें हम कौन सा, दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम हम इसमें यूज करते हैं। दाहिने हाथ की हथेली का नियम जो है हम इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम है वो हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, चित्र में दर्शाए अनुसार बीएच वक्र में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो आपका बीएच वक्र है, ये जो आपका बीएच वक्र होता है, बीएच वक्र, इसमें जो आपका ये देखो बीएच वक्र जो है इसमें एक्स से रिप्रेजेंट जो किया गया है ये वाला भाग, ये क्या है? तो ये आपकी है निग्राहिता। निग्राहिता को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रिलक्टेंस की इकाई होती है। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर जो है इसकी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है? कौन यह परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है? तो हिस्टेरेसिस है, ये चुंबकीय तीव्रता है या चुंबकीय प्रेरण या अवशिष्ट चुंबक? तो हिस्टेरेसिस जो है ये परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व जो होता है सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है। तो हिस्टेरेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में, फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक जो है वो क्या होगा भाई? इसमें से फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक टेस्ला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टेस्ला जो होता है फ्लक्स घनत्व का जो है एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है? तो लंबाई है, फ्लक्स घनत्व है, या व्यास है, या क्रॉस सेक्शनल एरिया है? तो इसका फ्लक्स घनत्व जो है, फ्लक्स डेंसिटी जिसको है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि घुमाव के बीच की दूरी बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं यदि इनकी दूरी आपस में क्या हो जाए, बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में घुमावों के बीच की दूरी यदि बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या घटेगा या शून्य हो जाएगा या समान रहेगा? तो याद रखना, जो ये जो टर्न है इनके बीच की यदि दूरी डिफरेंस यदि बढ़ा दिया जाए, यदि ये डिफरेंस जो है बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? प्रेरकत्व जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब क्या होगा? घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है? सर्किट में फ्यूज, वोल्टमीटर कनेक्शन, घरों में बिजली का लैंप, या अमीटर में शंट प्रतिरोध? तो सर्किट में फ्यूज जो होता है, सीरीज सर्किट का एक यूज क्या होता है कि जो सर्किट है उसमें भी हम फ्यूज जो लगाते हो सीरीज में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध का जो है व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शनल एरिया, सभी जानते हैं, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चौथा आंसर, हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, चौथा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस का मान उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा एरिया कम होगा, क्योंकि आपको प्रतिरोध का फार्मूला पता होगा, इसका रूल्स आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एरिया, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो होता है वो एरिया के होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमसे रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो क्रॉस सेक्शनल का क्षेत्रफल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, पानी है मतलब वाटर, या कॉपर है तांबा, या बिस्मथ है, या ग्रेफाइट है। तो जो कॉपर होगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा जिसमें चुंबकत्व के गुण होते हैं, तो ये क्या है आपका कॉपर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एयर कैपेसिटर का उपयोग कहां पर किया जाता है। एयर कैपेसिटर का उपयोग VHF यूनिट में, या ऑसिलेटर में, या लाउड स्पीकर में, या रेडियो रिसीवर में। तो एयर कैपेसिटर का यूज होता है वो रेडियो रिसीवर में होता है, रेडियो रिसीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। 21वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है हमारा वो कौन सा है। लकड़ी है, निकिल है, प्लेटिनम है, मैग्नीन है। तो जो लकड़ी है वो आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ होता है, लकड़ी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं बनता। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबक के गुण नहीं पाए जाते, तो लकड़ी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी विद्युतिक राशि एडी करंट के सीधे अनुपातिक होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, एडी करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। कौन सी विद्युत राशि एडी करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो हमारी एडी करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, आवृत्ति जो होती है एडी करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो तीसरा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में एक डायग्राम आया है कि चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है। चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है, डायरेक्टिविटी प्रॉपर्टीज, या इंडक्शन प्रॉपर्टीज, या सेचुरेशन प्रॉपर्टीज, या पोल्स एक्साइटिंग प्रॉपर्टीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्र दिया है हमारा, ये चित्र में हमको जो है कौन सा गुण दर्शाया गया है, तो ये जो है आपका डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज है, निर्देशात्मक गुण इसका है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अर्ध चुंबकीय पदार्थ जिसमें कि चुंबक के आधे गुण, मतलब कुछ कंडीशन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका गुण पाया जाता है। तो वायु, स्टील, कांच या जल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, जब बैलेंसिंग कंडीशन होगी, या अनबैलेंसिंग कंडीशन होगी, या शॉर्ट सर्किट होगी, या ओपन सर्किट होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा तब प्रवाहित होगी जबकि इसमें संतुलन की स्थिति हो, बैलेंसिंग कंडीशन हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो होगा गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी। ये क्वेश्चन अभी जो ऊपर गया क्वेश्चन हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्या होगा, शून्य विक्षेपण होगा, या हाई रिफ्लेक्शन होगा, या लो रिफ्लेक्शन होगा, या ऑस्किलेट होगा। क्या होगा इसमें, शून्य विक्षेपण, नील रिफ्लेक्शन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर, कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा। यदि उसका जो व्यास है वो 2 गुना हो जाए तो प्रतिरोध के मान में क्या होगा, आपको पता है जो डायामीटर जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो क्या हो जाएगा, यदि कंडक्टर का व्यास 2 गुना हो गया, यदि कंडक्टर का व्यास 2 गुना हो गया तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान जो है वो 4 गुना तक घट जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया। अब यदि ये 2 गुना है तो ये 4 गुना तक जो है वो घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना तक घट जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रंग कोडिंग विधि द्वारा, मतलब कलर कोड विधि द्वारा प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान की गणना करना है। हमको कलर कोड जो है ये मेथड दी गई है, कलर कोड जो है ये मेथड दी गई है, और हमको उसमें ज्ञात करना है कि जो रेजिस्टेंस है इसका फाइनली मान कितना होगा। तो आपको सभी को पता है कि बीबी रॉय गुड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये कोड होता है, बीबी रॉय गुड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये जो कलर कोडिंग है इसके आधार पर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो होगा इसका कितना मान हो जाएगा। तो आपको रेड दिया है, ब्लू दिया है ना, क्योंकि देखो ये होता है 0 से शुरू, ये 1 से, ये 2 से, तो अभी हमारे पास में क्या है, रेड है, तो रेड का कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है, ब्लू है, ब्लू का कितना हो जाएगा आपके पास में 6, तो ये 6 हो गया आपका 26। अब 26 इसमें देख लो आंसर क्या ये, बस बाकी आगे पीछे आपको देखने की जरूरत नहीं। ये ±10% जो है ये आपका जो सिल्वर है इसका टॉलरेंस होता है ना। तो इस तरीके से बीबी रॉय गुड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जो होती है इसका जो है कोड होता है, इससे कलर कोड हम आसानी से किसी भी रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं। बीबी रॉय गुड ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, नोट कर लेना सभी लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ओम मीटर की गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है। ओम मीटर को गैर रैखिक पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारे पास में करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो है आपका, रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताए। रंगकूट विधि मतलब कलर कोड जो है उस मेथड से द्वारा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। हाँ भाई, विधान ने राइट आंसर दिया है। हाँ 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 भाई, ऊपर ले जा रहा हूं ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं, आपको दिखेगा, है ना। अब ठीक है, हाँ अब देखो, हाँ बिल्कुल सही, विधान ने इसका राइट आंसर दिया है। क्या होगा, 25 गुणित 10 की घात 3 ±5% टॉलरेंस। तो क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड अपने यहाँ पर जो गोल्ड है, चौथा जो बैंड होता है वो गोल्ड का बैंड है, तो ±5% जो होगा इसका टॉलरेंस होगा। तो ये ऊपर के दो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गए आपके, ना। फाइनली जो है अपने पास में कौन सा बचा, ये 2 बचे, तो इसमें से जो है आपका 25 × 10³ ±5% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 31 नंबर का, यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का नाम क्या होगा। तो क्या होगा इसका नाम सेंसिस्टर हो जाएगा, है ना, सेंसिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। देखो वोल्टेज ड्रॉप हमको निकालना है इसमें, तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको सभी को ओम के नियम के आधार पर हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। V = क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ वोल्टेज कितना दिया हमको, 50 वोल्ट दिया है, अपॉन रेजिस्टेंस को इधर ले आएंगे। अब रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में निकाल लो। ये कितने दिए है, 100 दिए है, प्लस 200 दिए है, प्लस आपका कितना दिया है, 300 दिया है, प्लस आपका 400 दिया है। टोटल रेजिस्टेंस R की यदि मैं बात करूँ तो 100, 2, 3, 3, 3, 6 और 4, 10, 1000 जो है आपका, तो ये 1000 आपका ये हो गया। तो इसका ये आंसर कितना 0.05 आ जाएगा। अब आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए IR, तो हमारे पास में जो I है, हम यदि इसको निकालें तो हमारे पास में कितना है, I निकल गया 0.05, और कितने ओम का हमको बोला है, R2 में वोल्टेज ड्रॉप निकालना। R2 कितना है, 200 है,
5 दूनी 10, मतलब इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दूसरा आंसर इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ओम से 1 मेगा ओम रेंज प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज के प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हम इसका यूज जो होगा 1 ओम से 1 मेगा ओम तक, यदि कम के लिए बोलते हैं तो केल्विन ब्रिज का हम यूज करते हैं, है ना, याद रखना। तो 1 से 1 मेगा ओम तक की यदि बात करें हम तो हम इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, श्रेणी प्रकार ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त शंट प्रतिरोधक R2 का क्या उद्देश्य है? R2 का उद्देश्य पूछा है हमसे कि R2 का इसमें जो है उद्देश्य क्या है, जो R2 यहां लगाया गया है ये, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, जल्दी बताएं क्या है इसका उद्देश्य? हाँ, पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए हमने यहां पर R2 का यूज किया है। तो राइट आंसर इसका तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वें नंबर का कि कौन सी विद्युतिक राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? कौन सी विद्युतिक राशि इसमें किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? तो स्क्वायर ऑफ द करंट, धारा का वर्ग जो है चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। यदि ये फॉर्मूला याद है जूल का नियम तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो धारा का जो वर्ग है, ये धारा का वर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 36वें नंबर पे, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में के मान में क्या परिवर्तन होगा? यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोधक में क्या परिवर्तन होगा? क्या होगा भाई उसके प्रतिरोध में परिवर्तन, बताए जल्दी से। हाँ, इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन, 2 गुना तक घट जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक LDR का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये भी सेम वही कंडीशन है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, सर्किट में कुल कैपेसिटेंस मान की गणना करें। ये जो सर्किट दिया है इसमें हमको कुल कैपेसिटर की गणना करना है। तो कुल कैपेसिटर की हमको गणना करना है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है। क्या है फार्मूला? होता है 1 अपॉन टोटल कैपेसिटर की बात करें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस फार्मूले से हम इसका मान निकाल लेंगे तो 6 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपके ऑब्जेक्टिव के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जो हमारे जो TO के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जो है सफलता प्राप्त कर सकते। थैंक यू सो मच।